So, hello everyone, my dear students. Let us start the problem number 2 on Lami's theorem. So, problem number 2 is an electric bulb of 100 Newton. So, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है आपको. So, this is suppose an electric bulb of 100 Newton. So weight of this electric bulb is 100 Newton. So an electric bulb 100 Newton is hanging from ceiling. Its wire is pulled by horizontal force. इसकी वायर को आपको क्या करना है, पुल करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के. सो ये कल जैसी कंडीशन हो गई. ठीक है, कि जैसे कि एक फ्लेक्सिबल वायर है इस तरह से, सपोज अज्यूम करते हैं हम लोग कोई भी एक फ्लेक्सिबल वायर. ठीक है, तो इस फ्लेक्सिबल वायर को सपोज इनिशियली कैसे ये स्ट्रेट है. ठीक है, तो इनिशियली स्ट्रेट है. जब हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, जब हम लोग इनिशियली स्ट्रेट है बट जब हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने के बाद में सीलिंग के साथ में इंक्लाइन हो जाएगा और यहां से ये स्ट्रेट ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जब लगाएंगे आप लोग तो इस सीलिंग से जो है इस तरह से आपको इंक्लिनेशन मिलेगा. ये जो सीलिंग है इस सीलिंग से आपको ये इंक्लिनेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स. जैसे कि इसे नाम दे देते F. एंड जो वेट ऑफ बल्ब है वो आपको इसी तरह दिखाई देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो आप, इसकी वजह से क्या होगा, ये वायर जो है यहाँ पे इंक्लाइन हो जाएगा सीलिंग के साथ में, बट जो बल्ब है वो बल्ब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. आप एग्जांपल करके देख सकते हो. एक वायर लो, उसके नीचे एक वेट लगाओ, बल्ब लगाओ और उस वायर को आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ तो आपको सीलिंग के साथ में इंक्लिनेशन दिखेगा, बट जो बल्ब है वो स्ट्रेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, सच दैट द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद सीलिंग. सच दैट द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद सीलिंग. तो सीलिंग के साथ में जो वायर है ये वायर ने बनाया है एंगल 70 डिग्री जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रहे हो. तो ये हो गई आपकी इनिशियल कंडीशन और ये हो गई आपकी फाइनल कंडीशन. ओके, तो क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन इन द वायर. तो टेंशन इन द वायर को हम लोग T बोल देते हैं और फोर्स को हम लोग F बोल देते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, FBD ड्रॉ कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है. तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सराउंडिंग से फ्री कर देना है. सीलिंग निकाल देता हूं. तो सीलिंग निकालने के बाद में आपको इस तरह से एक फोर्स मिलेगा यहाँ पे T. ठीक है, उसके बाद में जो वेट ऑफ बल्ब है वो एक्ट हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और वेट ऑफ बल्ब जो है वो है 100 न्यूटन और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है F. सो मैंने इसे सराउंडिंग से फ्री कर दिया, बल्ब निकाल दिया, सीलिंग निकाल दिया, सिर्फ एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस रखे हैं मैंने. तो इसे बोला जाता है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम. नाउ दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो चेक, देयर आर थ्री फोर्सेस 1 2 and 3. Three forces acting at a point in the same sense, okay, and coplanar. Then we can apply the Lami's theorem. Only three forces चाहिए, थ्री फोर्सेस चाहिए. और ये थ्री फोर्सेस जो है, ये थ्री फोर्सेस जो है ये कॉन्करेंट होना जरूरी है. ये तीनों फोर्सेस क्या होना जरूरी है, कॉन्करेंट होना जरूरी है. इन द सेम सेंस. सेम सेंस मतलब एक तो सारे अवे फ्रॉम द पॉइंट या फिर सारे टुवर्ड्स द पॉइंट. अब ये टेंशन जो है अपवर्ड कैसे हुआ, क्योंकि नीचे लोड एक्ट और एक्शन, तो रिएक्शन मिलेगा आपको ऊपर. ओके, लाइक दैट. तो अभी ये 70 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल भी कितना होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल भी आपको 70 डिग्री ही मिलना चाहिए. ओके, तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल जो है आपके सेम होते हैं. तो हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 10th में कि अल्टरनेट एंगल्स आर सेम, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्करेंट. सो ये अगर 70 है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी हो जाएगा 70 ही. तो इसे हम लोग यहाँ पे 70 शो कर देते हैं. So that is 70 degree. Its alternate angle 70 degree.
और ये देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है परफेक्टली और ये वर्टिकल फोर्स है, तो इन दोनों में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और ये भी एंगल अगर देखोगे आप एक क्वाड्रेंट का, तो ये भी हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो ये टोटल एंगल अगर आपको निकालना है यहां से यहां तक, दो फोर्सेस का बीच में का एंगल, तो ये 90 प्लस 70 ये हो जाएगा 160 डिग्री। और इन दोनों फोर्सेस में ऑलरेडी एंगल पता है आपको 90 डिग्री। अब बचे हुए दो फोर्सेस में अगर एंगल निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 360 में से आपको 160 माइनस कर देना है पहले, तो बचेगा 200। 200 में से 90 माइनस कर दो, तो बचेगा 110। ठीक है, तो थर्ड एंगल निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, 360 में से ये दो एंगल आपको माइनस कर देने। तो तीनों एंगल पता चल चुके। अब हम लोग निकालेंगे टेंशन इन द वायर एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम कब यूज कर सकते हैं, 3 फोर्सेस होना चाहिए और तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट होने के बाद में सभी सेम सेंस में एक्ट होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हो यूजिंग लैमिस थ्योरम और अप्लाइंग लैमिस थ्योरम फॉर दिस डायग्राम। So what is Lami's theorem? Each force is the ratio of each force to the sine of angle between other two forces is constant. तो फोर्स लेता हूं मैं सबसे पहले T। तो फोर्स अगर T लेता हूं तो रेशियो लेना है आपको फोर्स का और साइन ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो अदर टू फोर्सेस में एंगल है 90। सेकंड लेता हूं फोर्स में W। अब W लेता हूं तो W छोड़ के बाकी के दोनों के दो फोर्सेस जो है इनके बीच में का एंगल है 110। सो साइन 110। सो W बाय साइन 110। सो W और एंगल लेना है अदर टू फोर्सेस का 110। नेक्स्ट F बचा है, तो F अगर लेते हैं तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस T और W के बीच में का एंगल है 160। 160 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ लैमिस थ्योरम। अब हम लोग इन दोनों का यूज करके T निकालेंगे सबसे पहले। तो यूजिंग T इज इक्वल टू W इज 100 अपॉन साइन 110 डिवाइडेड बाय साइन 90, इधर भेज दो, मल्टीप्लाइड बाय साइन 90। यहां से T निकाल लेंगे हम लोग। ओके, सो T इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, और इन दोनों का यूज करके F निकाल लेते हैं हम लोग। F is equal to W upon sin 110, W upon sin 110 divided by sin 60, इधर भेज दो, multiplied by sin 160। ठीक है, इन दोनों का इक्वेट करेंगे तो F मिल जाएगा आपको, डिवाइडेड बाय sin 160, इधर भेज दो, मल्टीप्लाइड बाय sin 160, और यहां से आप F इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो T इक्वल टू एंड F इक्वल टू बताओ मुझे कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेट कीजिए, बताइए। तो T निकाला हुआ है 95.13 by one student and 106.41 by one student, so we have to check because दोनों के आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैं आंसर चेक करता हूँ किसका करेक्ट है। sin 110 into sin 90, 106.41 is the correct answer। 106.41 ये भी रहेगा न्यूटन। याद रखना, आप जब कैलसी पे रखोगे तो ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना है आपको इस तरह से, और ये जो आगे वाली टर्म है वो जॉयस्टिक से आपको आगे जाना है, यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करना है, आगे जाना है, बाद में इंटू करना है। अब यहाँ पे कर देंगे साइन 160 सिर्फ ओनली 36.39 मिलेगा आपको। वेरी गुड बेटा, करेक्ट है ये दोनों भी आंसर। एक T जो टेंशन मिल रहा है आपको इतना, और F जो है आपको मिल रहा है इतना, करेक्ट है, दोनों भी आंसर आपके परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। सो एग्जांपल नंबर 3 इज a sphere of weight 450 न्यूटन। तो एक स्पीयर ड्रॉ करना होगा आपको, a sphere of weight
450 न्यूटन। तो ये जो स्पीयर है इसका वेट दिया है आपको 450 न्यूटन। एक स्पीयर का वेट है 450 न्यूटन। रेस्ट इन अ ग्रूव ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड सर्फेसेस। स्मूथ इंक्लाइंड सर्फेसेस पे रखना है इसे, इंक्लाइंड सर्फेसेस। तो ग्रूव मतलब क्या होता है बेटा? लाइक दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रूव, दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रूव, ग्रूव्स और ग्रूव। सो ग्रूव में आपको रखना है, सो कॉल्ड एज ए इंक्लाइंड सर्फेसेस, स्मूथ सर्फेसेस है। सो rest in a groove of smooth inclined surfaces which are making 60 degree and 30 degree inclination with horizontal। तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो पहला जो है उसका इंक्लिनेशन जो है सरफेस का वो है 60 डिग्री, और दूसरा जो है ये पहला इंक्लिनेशन 60 डिग्री है और दूसरा जो है ये है 30 डिग्री। तो दूसरा सरफेस जो है वो आपको ड्रॉ करना है 30 डिग्री पे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग ग्राउंड अज्यूम कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज ग्राउंड। सो ये ग्राउंड पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं फिक्स्ड ग्राउंड। और जो पहला जो सरफेस है, ये पहला सरफेस जो है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है और दूसरा सरफेस जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इस तरह से ये दो स्मूथ सरफेसेस है और इन दो स्मूथ सरफेसेस के ऊपर ये स्पीयर रखा हुआ है इन ग्रूव्स में। द ग्रूव क्रिएटेड बाय these two smooth surfaces making an angle of 60 degree and 30 degree with the horizontal. So this sphere of weight 450 is raised in that groove. इस ग्रूव में आपको रखना है। फाइंड द रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ये जो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस है यहाँ पे क्या रिएक्शन मिलेंगी आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस बोला है, तो आपको रिएक्शन निकालना है कॉन्टैक्ट सरफेस पे। तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे अगर आपको रिएक्शन निकालना है तो अगेन आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? ये डायग्राम जो बनाया हमने, यहां तक किसी को डाउट है? एक स्पीयर है, स्पीयर का वेट है 450 न्यूटन और इस स्पीयर को हमने रखा हुआ है कहां पे? स्मूथ सरफेसेस पे, ओके। स्मूथ सरफेसेस के ग्रूव्स में जो स्मूथ सरफेसेस बना रहे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगी? देखो FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। सो वेट ऑफ ए स्पीयर, तो हम लोग इसका जो सेंटर है, वेट ऑफ ए स्पीयर कितना है? 450 न्यूटन। तो यहाँ पे सेंटर पे सारे फोर्सेस को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो लैमिस थ्योरम कब लगा सकते हैं हम लोग? 3 फोर्सेस होना चाहिए। तो ये सबसे पहले ये सेंटर लोकेट कर देता हूं मैं यहाँ पे इस तरह से, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले। दैट इज योर सेंटर। weight of any body is always act in which direction? Downward direction. Weight of any body, if it is under gravity, so its weight is always acting in downward direction. अगर वो अर्थ में है, ग्रेविटी में है तो, okay. So because of the gravitational force, weight of a body is always acting in downward direction. तो ये हुआ weight। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग A पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते A पॉइंट और इस पॉइंट को नाम देते B पॉइंट। तो जैसे एक्शन, देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे कि मैं इस बोर्ड के ऊपर एक्शन कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं एक्शन, उस साइड से रिएक्शन मिल रहा है मुझे। एक्शन को क्या मिलता है? रिएक्शन, और वो ही निकालना है आपको। तो ये है आपका स्पीयर, एक्शन कर रहा है। ये स्पीयर का वेट जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस सरफेसेस के ऊपर। So action, there must be equal and opposite reaction. तो एक्शन को क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज रिएक्शन डेवलप और प्रोड्यूस्ड बाय वॉल A एंड दिस इज द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय वॉल B। रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय वॉल B। सो एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होते हैं?
इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो ये रिएक्शन फ्रॉम बी जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सो रिएक्शन फ्रॉम बी इट इज आर बी, और आप लोग इस फोर्स को इस साइड में भी बता सकते थे इस तरह से, बट ये फोर्स अगर हमने इस तरह से बताया यहाँ पे सेंटर पे, तो ये हुआ अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये हुआ टुवर्ड्स द पॉइंट। लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, लैमिस थ्योरम का अप्लाई कर सकते सेम सेंस। तो इस फोर्स को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज क्या बोलता है लॉ हमारा, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, की द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज सेम इन द लाइन ऑफ एक्शन। जितना भी होगा इसका, इस टोटल लाइन पे इसका इफेक्ट सेम होता है। उसी तरह एक्शन जो वेट है, वेट ऑफ स्फीयर जो है वो एक्शन करेगा इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस से रिएक्शन मिलेगा। तो इस सरफेस से रिएक्शन हम लोग इस तरह से अगर बताते तो ये टुवर्ड्स द पॉइंट हो जाता, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इस वजह से इस फोर्स को मैंने इधर ट्रांसमिट कर दिया, तो दैट इज नथिंग बट यो आर ए। तो इसको निकाल दिया यहां से। तो हमें लैमिस थ्योरम लगाना है, दैट्स व्हाई ये टुवर्ड्स द पॉइंट नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई इसे एक्सटेंड कर दिया इधर, उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने की वजह से अभी आपको दिख सकता है कि सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे, सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे और सेम सेंस में एक्ट हो रहे। सेम सेंस मतलब सारे अवे फ्रॉम द पॉइंट एक्ट हो रहे। इनमें से आपको एक फोर्स पता है W वेट, अब आर ए और आर बी जो है आपको फाइंड आउट करना है। रिएक्शन, आपको जो रिएक्शंस दिए हुए हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, जो रिएक्शन मिलेंगे हमें सरफेसेस से, दैट इज द स्मूथ सरफेस। ये जो सरफेस 1 है और सरफेस 2 है, सरफेस ए सरफेस बी, इसमें से जो रिएक्शन मिलेंगे आपको वो फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, तो आपको फिलहाल एक भी एंगल पता नहीं है। तो देखो ये 60 है, ये 60 है और ये हो जाएगा 90, ओके। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 30, 60 30 90, 30 60 90 थ्योरम। तो ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ कितना होगा 30, क्योंकि ट्रायंगल की एडिशन कितनी आनी चाहिए 180। तो एक 60 है, दूसरा 90 है, 60 प्लस 90 150। अब 180 के लिए कितना बचा 30, मतलब ये कितना होना चाहिए 30। वैसे ही देखो ये है 30, ये है 90, ये है 90, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये होगा 60, 30 60 90। तीनों एंगल की एडिशन कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 60 है, ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए 30 180 के लिए। ये 30 है, ये 90 है, 30 90 बचा कितना है 180 के लिए, 90 प्लस 30 कितना होगा 90 प्लस 30 120, बचा कितना 60 180 के लिए, तो ये होगा 60। तो ये अगर 60 है, ये एंगल अगर 60 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल भी क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए या नहीं। ये अगर 60 है तो इसका अल्टरनेट एंगल भी कितना होना चाहिए 60। ये अगर 30 है तो इसका अल्टरनेट एंगल भी कितना होना चाहिए 30। ये 60 है तो इसका अल्टरनेट एंगल होप सभी को समझ में आता है, स्टैंडर्ड 10 का पार्ट है। ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये अगर 30 है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट। तो ये अगर 30 है तो इसका अपोजिट एंगल सेम ही होगा। अपोजिट एंगल ऑफ ए, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट सेम। तो ये 60 है तो इसका अपोजिट भी कितना होना चाहिए 60 ही होना चाहिए। ये 60 है तो इसका अपोजिट 60, ये 30 है तो इसका अपोजिट भी 30। तो ये एंगल मिला आपको 30, ठीक है, और ये एंगल मिला आपको 60, ठीक है। तो सिंपली जो इस साइड में एंगल होगा 60 वो इधर लगा दिया, और ये जो 30 था वो इधर लगा दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया हमने, एंगल फाइंड आउट किया। एंगल नहीं दिए थे हमें, इस ट्रायंगल का यूज किया हमने। सो 30 90 है तो बचा हुआ 60, ये 60 90 है तो बचा हुआ 30, ये 30 तो इसका अल्टरनेट 30 तो अपोजिट भी 30, ये इसका 60 तो अल्टरनेट भी 60 अल्टरनेट है तो अपोजिट भी उसका 60। और ये जो है एक क्वाड्रेंट, तो एक क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब मुझे टोटल एंगल निकालना है, तो मुझे अगर इसका टोटल एंगल निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हो
मुझे अगर टोटल एंगल निकालना है तो 30 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा 120, और ये अगर टोटल एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये 60 है ये 90 है, सो 90 प्लस 60 ये हो जाएगा 150। अब बचा हुआ कैसे निकालेंगे, बचा हुआ कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 में से 150 माइनस कर दो, बचेगा 210, 210 में से 120 माइनस कर दो, 210 में से 120 माइनस कर दो, बचेगा 90। तो चेक कीजिए एंगल करेक्ट है क्या, चेक करिए एंगल करेक्ट है क्या, यस और नो, एंगल करेक्ट है क्या, ये 90 डिग्री चेक कीजिए। सो दैट इज योर फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम, yes 90 degrees correct. Now I am using Lami's theorem, यहां पे लिखता हूं using Lami's theorem। तो Lami's theorem क्या होता है, तो Lami's theorem क्या होता है, each force, the ratio of each force, तो पहला फोर्स लेता हूं मैं RB, the ratio of each force and sin of angle between other two forces, तो RB को छोड़ दो, RA और W में का एंगल कितना है 120, अदर टू फोर्सेस में का एंगल लो, इज इक्वल टू W लेता हूं मैं, W कितना है 450, तो 450 लिया तो RB और RA में का एंगल 90, तो sin 90 लेता हूं मैं, एंड अगर RA लेता हूं मैं, so the ratio of force and sin of angle between other two forces, RA छोड़ दो, RB और W में का एंगल कितना है 150, so that is called as a Lami's theorem। ओके, अब Lami's theorem लगाने के बाद में आप अभी जो रिएक्शन से RA RB जो हमें निकालना है दोनों RA RB, आप अभी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले दोनों का यूज करेंगे हम लोग, यूजिंग RB is equal to 450 by sin 90 डिवाइडेड बाय sin 120, उधर भेज दो, मल्टीप्लाइड बाय sin 120, और एंगल क्लोज करना भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको RB मिल जाएगा इजीली, और अगर आप यूज करते हो इन दोनों का तो यहां से आपको RA मिल जाएगा, तो RA कैसे मिलेगा, RA इज इक्वल टू 450 बाई साइन 90, बाई साइन 90, और साइन 150 डिवाइड में इधर भेज दो, मल्टीप्लाइड बाय साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 150 मल्टीप्लाइड बाय साइन 150, तो यहां से आप RA निकाल सकते हो। तो RA एंड RB आप लोग इजीली निकाल सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आंसर्स, RA जो है वो मिल रहा है 450 बाय साइन 90 इंटू साइन 120। ये जो है पहला आंसर जो है, पहला RA जो है और RB, तो RB जो है वो है 389.71। सो ये न्यूटन में, तो ये भी रिएक्शन भी न्यूटन में ही होंगे, एंड रिएक्शन फ्रॉम वॉल A हुआ आपका, इसे 150 कर देते हैं एंगल को, तो ये मिलेगा 225 न्यूटन। सो देयरफॉर रिएक्शन जो निकालने थे आपको, तो रिएक्शन फ्रॉम सरफेस B एंड रिएक्शन फ्रॉम सरफेस A, तो हमें जो फाइनली निकालना था, क्या निकालना था, पढ़िए प्रॉब्लम, फाइंड द रिएक्शन एट द कांटेक्ट सरफेसेस। सो रिएक्शन एट द कांटेक्ट सरफेसेस हमने निकाल लिया है। सो देयरफॉर द रिएक्शन एट कांटेक्ट सरफेसेस तो पहले हम लोग RA ले लेते हैं 225 न्यूटन, एंड बाद में RB ले लेते हैं हम लोग 389.71 न्यूटन। तो ये हुआ आपका रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस। ओके, तो इसी तरह एक प्रॉब्लम जो है मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, उसे सॉल्व कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में और डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ में।
तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।